हाय एवरीवन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जिनको आज रिप्लेस किया जा चुका है नीति आयोग के द्वारा 2015 में ही। और थीम सेम सी होती है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं है। अध्यक्ष इसमें भी आपके पीएम साहब होते हैं और पंचवर्षीय योजना में भी होते हैं। और आप सबसे एक और चीज़ मुझे डिस्कस करनी है, जो हमारा ये पंचवर्षीय योजना है ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखिएगा। बट एक बार मैंने पहले भी परीक्षा पत्र पे ही एक पंचवर्षीय योजना का 10 मिनट शो डाला था और वही सेम 10 मिनट शो, मतलब एक भी अक्षर अलग नहीं है। एक दूसरे चैनल पर मेरे को एक मैम के द्वारा देखने को मिला है, तो अंदर से खुशी भी हुई कि चलिए वो भी अप्रिशिएट करती है कि उनको भी वो कंटेंट जो है वो अच्छा लगा है। एनीवेज, तो शुरू करते हैं अपनी आज के इस पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है और इससे आपका एक सवाल पक्का होता है। आप चाहे कोई छोटे लेवल का एग्जाम दो या कोई बड़े लेवल का एग्जाम दो, यहाँ से एक नंबर आपका पक्का होने वाला है। तो ये शुरू करते हैं आपका शुरुआत से ही। देखिए, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की थोड़ी सी अवधारणा देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये प्लान जो है या फिर ये तकनीक जो है आपकी आगे बढ़ी थी, हमारे भारत में लागू की गई थी। आपका इससे पहले, ठीक है, इससे पहले भी कई सारे आपके प्लान जो आए थे, वो गांधीयन प्लान हो जाए, ठीक है, कई सारे प्लान्स आपके लाए गए थे। लेकिन आपका पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम इस बात को जरूर याद करते हैं और आपसे पूछा भी जाता है कि 1944 में उद्योगपति का एक समूह एकजुट हुआ जिन्होंने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव जो है वो तैयार किया था, जिसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है, जिसमें सबसे मेन जो थे आपके जे.आर.डी. टाटा और यहाँ पर जो बिरला सर है, ठीक है, वो इसको लीड कर रहे थे, इस प्लान को लीड कर रहे थे। उसके अलावा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा आप सबको पता है कि ये प्लान हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है और उस टाइम पर जोसेफ स्टालिन पहला व्यक्ति था जिसने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। 1920 के आसपास ये प्लान जो है वहां पे आ चुका था। और उसके अलावा और अगर हम बात करें हमारे टोटल भारत में, अगर हम बात करें आज़ादी से लेकर, यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी और 2017 तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं और उसमें 3 अवकाश रहे हैं। आपको यहाँ पर आराम से सबका ईयर देखने को मिल जाएगा और उस पंचवर्षीय योजना में हमारा फोकस किस सेक्टर में विकास की ओर था ये भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका कृषि को प्राथमिकता हमने दी थी पहली ही पंचवर्षीय योजना के लास्ट में, जब वो खत्म होने जा रही थी, यानी कि 1956 में हमने 5 आईआईटीज के निर्माण करवाए थे। सिंचाई के लिए हमने भाखड़ा नागल डैम की स्थापना आपकी कंस्ट्रक्शन उसका शुरू कर दिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपकी पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, उसका मोटिव क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी और उसका मोटिव क्या था, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका पहला और दूसरा दोनों का मिलूजुला था। इसको गोडगिल योजना भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो उपाध्यक्ष थे वो गोडगिल थे, ठीक है। जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना है वो मॉडल गोडगिल, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत पूछते हैं और कई बार आपका गलत हो जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका कई सारे कारणों की वजह से आपका फेल्ड कर गई थी, तो ये सवाल भी आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इसका आप पीडीएफ तो मिलेगी ही, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना में जो भारत सरकार ने 5 वर्षों के लिए एक लक्षित वृद्धि दर रखी थी और फिर जो हमें एक्चुअल ग्रोथ हासिल हुई थी, क्योंकि कहीं हम ज्यादा कहीं हम कम, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, इकोनॉमी में, और डेवलपिंग इकोनॉमी है तो आपका ये चलता ही रहता है। तो यहाँ पर है हर पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट ग्रोथ रखी थी और जो हमने अचीव किया था। जो ग्रीन पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं बच्चा, वो है कि हमने जितनी टारगेट रखी थी उससे ज्यादा अचीव किया था। जो रेड पॉइंट है, जितना हमने टारगेट रखा था उससे हमने कम अचीव किया था, दैट मींस उसको एक समहाउ फेल्ड सी इकोनॉमी हम मान सकते हैं, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ। जैसे हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना 4.5 का लक्ष्य रखा था, 4.3 हासिल करी थी, इसको ऐसे फेल्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखिए 5.6 का रखा था लेकिन हमने हासिल केवल 2.8% किया था, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन थे। सूखा रीजन था, आपका इंडो चाइना वॉर था, आपका इंडो पाकिस्तान वॉर था। चौथी पंचवर्षीय योजना 5.7 थी, आपका इसका 3.3% यहाँ पर ग्रोथ हासिल करी थी। उसके अलावा देखिए 9वीं 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो हमने लक्ष्य रखा था उससे हमने समहाउ थोड़ा सा कम ही हासिल किया था। और आप सबको पता है कि जब आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी और 2015 में डिसोल्व करके जब बीजेपी की सरकार आ जाती है 2014 में, तो उसको नीति आयोग में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। अब यहाँ से देखिए थोड़ी सी आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं वन लाइनर, उनके बारे में बात
बात करते हैं, ठीक है। इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, भारतीय संसद में ये प्रस्तुत किया था। 1951 से 1956 जो है ये आपकी इसकी अवधि रही है। और 1952 में ध्यान रखिएगा आपका एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण किया गया था, स्थापना करी गई थी, जो सारी देख रेख है इन पंचवर्षीय योजनाओं की, कहाँ फंड जा रहा है, किस तरीके से वितरित करना है, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाना है, सारी मॉनिटरिंग जो होती थी वो एनडीसी के द्वारा होती थी। ये जो योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना, ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर आपका ध्यान केंद्रित करना था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर आपकी 2.1%, इतनी कम इसलिए रखी थी क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था और हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो इस वजह से 2.1 रखी थी, लेकिन इसकी विकास दर 3.6% जो है वो रही थी। आगे बात करें, इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना चलाई गई और अनेक सिंचाई की परियोजनाएं, जैसे आपका भाखड़ा नागल डैम हो गया, व्यास परियोजना हो गई, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो हमारे स्वतंत्र भारत की क्या होती है बच्चा, सबसे पहली परियोजना होती है, ये भी आपका इसमें शुरू की गई थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना अगर हम बात करें तो 1956 से लेकर 1961 इसकी अवधि रही है। पीसी महालनोबिस, जिनको योजना आयोग का जनक भी कहा जाता है, ये जो 5 ईयर प्लान है इनका जनक भी इनको बोला जाता है भारत में, तो वो इसके मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य था कि समाजवादी समाज की स्थापना करना, उद्योगों का विकास करना। इसमें भारी उद्योग जो है उन पर बहुत ज्यादा बल दिया गया और खनिजों को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि समहाउ मानिए इनके बिना जो है वो काम नहीं चल सकता। ये वो चीज़ें हैं जो अगर हम बाहर से इंपोर्ट करने लगे तो हमारी इकोनॉमी एक तरफ से नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना करी गई। राउरकेला स्टील प्लांट, ध्यान रखिएगा बच्चा, 1959 में जर्मनी के सहयोग से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। 1959 में ही भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में आपकी रूस के सहयोग से करी गई थी। और ये क्वेश्चन कभी भी आपके ओल्ड नहीं होते, ये एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत रहती है कि मैम बहुत फास्ट चलता है 10 मिनट शो, क्योंकि बच्चा ये हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय आपका लिया जाए और आपका रिवीजन, ये सिर्फ रिवीजन के लिए आपके है, बस ये बात आप प्लीज समझिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1962 में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के सहयोग से आपकी की गई थी। आगे अगर बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो झारखंड में 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसकी जो हमने लक्षित वृद्धि दर रखी थी वो 4.5% रखी थी, लेकिन आपकी जो विकास दर रही थी वो 4.27% रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चली थी, इसमें दो बहुत बड़े ब्लंडर तो ये होते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो पहले थे उनकी डेथ हो गई थी और हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, फिर वो इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करें तो दोनों में गुलजारी लाल नंदा रहे हैं आपके, जो पहली है और जो दूसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया, आपने जरूर पढ़ा होगा। इसके लास्ट में आपका हरित क्रांति जो है वो आ गई थी, 2 बार आया है, उसके बारे में बात करेंगे। यह योजना सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आपका आधारित थी, ध्यान रखना। इनको एस.एम. चक्रवर्ती भी इनको बोला जाता है, या एस चक्रवर्ती भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और उसमें उपाध्यक्ष जो थे गोल्डगिल थे, तो इस योजना को गोल्डगिल योजना कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, लक्षित वृद्धि दर इसमें 5.6% रखी गई थी, जबकि हमें वास्तविक 2.4% ही मिली थी इस योजना की। और हाँ, एक चीज और बच्चा, आपके जैसे यूपीएससी की बुक्स हो गई है ना, आपका कुछ एसएससी की बुक्स, किरण वगैरह जो हो गई आपकी, उनमें थोड़ा सा डाटा कुछ पॉइंट इधर उधर है। तो जो मैंने शुरू में आपको चार्ट दिखाया है वो बिल्कुल सही चार्ट है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो सकता है यहाँ पे एक आध पॉइंट आपका थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाए। ओके, चलिए, इस योजना की विफलता का प्रमुख कारण आपका भारत और चीन का युद्ध जो 1962 में हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 में हुआ, और आपका जो सूखा हमारे भारत में पड़ा था। इसकी विफलता के कारण इस सरकार को 1966 से लेकर 1969 तक आपका प्लान हॉलिडे यानी कि इनको बंद करना पड़ा और 3 वार्षिक योजनाएं जो है वो चलाने लगी। तो यहाँ पर आपका पहला अवकाश आ जाता है यहाँ पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ही पेश किया गया था। इस योजना को गोडगिल फॉर्मूला, ठीक है,
के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया था। 1969 में पांचवें वित्त आयोग ने, ध्यान रखिएगा, 1969 में पांचवा वित्त आयोग आया था। आज के टाइम पे कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? आप कहेंगे मैम आजकल 16वां आपका वित्त आयोग चल रहा है। आर्टिकल नंबर 280 में इसका यहाँ पर प्रावधान है। 1969 में पांचवें वित्त आयोग में DR गोडगिल फॉर्मूले के तहत 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी राज्य का जो है वो आपका दर्जा यहाँ पर मिल गया था। गोडगिल फॉर्मूले के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाद में जो संसाधन बच जाते हैं उन्हें 60% जनसंख्या के आधार पर, 25% राज्य की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और 7.5% राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर और 7.5% इन राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वितरित जो है वो किया जाता था। यह योजना अशोक रुद्र तथा LNS मात्रे द्वारा तैयार की गई ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी मॉडल पर क्या थी? आपकी आधारित थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और पांचवी ही पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी, सॉरी ये चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही है, पांचवी अभी आएगी। इस योजना में हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। ध्यान रखिए, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, 2024 में उनको भारत रत्न मिला है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी, जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्हें ये मैंने बोल ही दिया है, सॉरी। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? MS स्वामीनाथन जी ने किया था 1969 में, इसी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण जो है इनका कर दिया गया था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% रखी थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर आपकी 3.6% इसकी रही थी। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसमें रोजगार बढ़ाने और सबसे मेन फोकस था गरीबी हटाने का, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना में जो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम है, और मैंने आपको जब हम रेलवे की क्लासेस करते हैं जो रात को 9 बजे होती है, उसमें ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974 में, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977 से 1978 के बीच में शुरू की गई थी। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने सरकार के इस योजना को खारिज कर दिया और इसकी लक्षित वृद्धि दर 4.4% रखी गई थी, बट हमने अचीव 4.8% करी थी। 1977 में आपको पता है इंदिरा गांधी जी सरकार जो है वो हार जाती है चुनाव, और मोरारजी देसाई जो है वो चुनाव बनाते। तो यहाँ पर पहला प्लान हॉलीडे या फिर रोलिंग प्लान आता है, जो 2 वर्षों का आपका चलता है। इसी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो आपका 5 साल नहीं 4 साल चली थी, ये भी याद रखना है। अनवर्त योजना, द्वितीय अवकाश योजना, यहाँ पर दूसरा अवकाश आ जाता है, ध्यान रखना। जनता पार्टी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको दोबारा से मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। यस, अगला सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना और रोजगार में वृद्धि करना था। शिवरामन समिति की सिफारिश पर, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप नाबार्ड बोलते हैं, उसकी स्थापना करी गई थी। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर जो है वो आपका 5.2% रखी थी, लेकिन वास्तविक जो हमें अचीव हुई थी वो 5.7% हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 90 तक होती है। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं, वो राजीव गांधी जी होते हैं। इस योजना का उद्देश्य होता है उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार जुटाना उनसे, और समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार जो है वो तैयार करना। इसमें लक्षित वृद्धि दर 5% रखी थी, जबकि वास्तविक आपने 6% की हासिल करी थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, इस टाइम पे मुझे बताइए आपका कौन सा प्लान आया था? फटाफट से आंसर करिए। इसका प्रमुख उद्देश्य आपका क्या था कि ऑल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो शुरू करी गई। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। लक्षित वृद्धि दर 5.6% रखी थी, लेकिन हमने जो हासिल करी थी वो 6.8% करी थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले आप सबको एक और यहाँ पर आंसर ध्यान रखना है कि बच्चे एक और आपका यहाँ पर प्लान आता है, ठीक है। देखो 1978 में आपका सेकेंड हॉलीडे आता है,
इसमें आप 12 ऐड कर दोगे तो 0 9। 1990 से 1992 में आपका तीसरा अवकाश आता है, यानी कि थर्ड आपका यहाँ पर अवकाश जो है वो आ जाता है, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति उस टाइम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो तीसरा प्लान हॉलिडे यहाँ पर मे भी शायद एक कोई पेज मिस हो गया है मेरे से, सॉरी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। ठीक है, इसी बीच में हमारा परमाणु परीक्षण भी हो जाता है। इससे सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किया गया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 7.1% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 6.8% थी, क्योंकि जो हमारे ऊपर सैंक्शन समहाउ लगे थे उनका थोड़ा सा असर दिखने लगा था। आगे बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही है। इसका उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसमें गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसकी लक्षित वृद्धि दर आपकी यहाँ पर 8.1% थी, और जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6% जो है हमने हासिल करी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के लिए लक्ष्य क्या था? तीव्र और समावेशी विकास करना। इस योजना में शिक्षा पर जो है वो जोर दिया गया। 2009 में शिक्षा का अधिकार, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है आपका, आर्टिकल 21 है, इससे जुड़ा है। 86वां अमेंडमेंट एक्ट इससे जुड़ा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया था। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि आपका 2010 में लागू किया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य जो है वो कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लक्षित वृद्धि दर जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना है 9% रखी थी, और हासिल हमने 8% करी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य बहुत पूछा जाता है, तीव्रता से अधिक समावेशी और धारणीय विकास जो है वो आपका करना था, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ये बहुत आंसर में आपका आता है, पूछा जाता है। योजना के अंत तक प्रजनन दर को इसमें 2.1% तक लाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। और ये आपके हैं यहाँ पर चार्ट, जिसमें आपके सारे 5 ईयर प्लान है, उसमें टोटल आउटकम जितना रहा है, आउटले जितना रहा है करोड़ में, क्योंकि पहले 5 ईयर प्लान का आपसे 3-4 बार तो मैं ही पूछ चुकी हूँ अलग अलग क्लासेस में कि कितना बजट था भैया। ठीक है, फोकस आपसे यहाँ पर पूछेंगे, उसके बाद टारगेट ग्रोथ आपसे पूछेंगे, और यहाँ पर जो एक्चुअल आपका यहाँ पर हासिल करी थी वो आपका दिया हुआ है। तो ये था आपका पूरा 5 ईयर प्लान का एक छोटा सा यहाँ पर रिवीजन। आई होप कि आपको जितने सारे पॉइंट्स मिले होंगे वो सारे पॉइंट्स आपको पहले से ही अच्छे से याद होंगे, आपका एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा। और कोई भी अगर त्रुटि लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड यहाँ पर सजेशन भी देना साइंस से अलग, क्योंकि साइंस के लिए आपके पास आ जाएंगे 10 मिनट्स बहुत सारे, रेलवे के लिए कि और हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल में से क्या आपके पास टॉपिक आना चाहिए 10 मिनट्स हो, ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। एंड जिनका भी आरपीएफ का एग्जाम है ज़रूर इसको करके जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पथ।